हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस हमीरपुर बोर्ड में ही पूछे गए हैं, तो संभावना है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग या फिर शिमला बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि हफ्ते में 2 बार जो प्रीवियस हमीरपुर बोर्ड में क्वेश्चंस पूछा करते थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस हमीरपुर बोर्ड में पूछा करते थे, उनसे संबंधित वीडियोज हफ्ते में 2 बार मैं हर बार लेकर के आता हूँ। इससे होता क्या है, इससे आपको पता लगता है कि पहले हमीरपुर बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चंस को पूछा करते थे, किस तरीके से जो एग्जामिनर था वो क्वेश्चंस का लेवल सेट करता था, और आपको भी यहाँ पर एक आइडिया लग जाता है कि आपको आगे आने वाले HPRCA के अंडर जो है तो आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, आपको किस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो आपको यहाँ पर पता चल सकता है। तो वही आपको यहाँ पर करना है। जिन बच्चों की सिलेक्शन 3 या फिर 4 नंबर से रह जाती थी, तो उनको भी आपको यहाँ पर इम्प्रूव करना है। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 28 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, बाकी मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रिवाइज सेशन रहेगा। जिस तरह से क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते हैं, उस तरीके से मैं क्वेश्चंस को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। बट कुछ एक फैक्ट होते हैं क्वेश्चन से संबंधित, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 28 से शुरू करते हैं। द क्वीन ऑफ हिमालयाज इज, तो हिमालय की रानी किसे कहा जाता है? तो हिमालय की रानी कंचनजंगा को बोला जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो कंचनजंगा है, ये जो कंचनजंगा चोटी है, ये कौन सी स्टेट में पाई जाती है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता भी है। तो कंचनजंगा चोटी जो है तो सिक्किम स्टेट में पाई जाती है। इसकी हाइट देखो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो 8,586 मीटर इसकी जो है तो टोटल हाइट है। अच्छा, ऑप्शन में ए में है धौलागिरी। तो धौलागिरी ये कहाँ पर है, ये चोटी कहाँ पर है? तो ये है नेपाल में, और इसकी हाइट भी देखो आपको ध्यान में रखनी है, 8,167 मीटर इसकी जो है तो टोटल हाइट है। उसी तरह ऑप्शन सी में है नंदा देवी। आप सभी को पता है नंदा देवी कहाँ पर है, तो वह है उत्तराखंड स्टेट में, और इसकी हाइट देखो आपको ध्यान में रखनी है, 7,816 मीटर इसकी जो है तो टोटल हाइट है, इसका टोटल एल्टीट्यूड है। उसी तरह ऑप्शन डी में है केटू। केटू को ही हम जो है तो गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो यह पीओके में पाई जाती है। स्पेसिफिकली यह काराकोरम रेंज में पाई जाती है, और इसकी टोटल हाइट आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, 8,611 मीटर इसकी जो है तो टोटल हाइट है। तो यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। बुरहानपुर गैप इज सिचुएटेड इन, तो बुरहानपुर घाटी कहाँ पर अवस्थित है? अब देखो ये हैं हमीरपुर बोर्ड के क्वेश्चंस। क्या यह घाटी विंध्य रेंज में है, अरावली पर्वत श्रृंखला में है, सतपुड़ा रेंज में है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो बुरहानपुर घाटी है, बुरहानपुर गैप है, ये कहाँ पर है? तो ये है सतपुड़ा रेंज में, यानी कि सतपुड़ा पर्वतमाला में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कि ये जो बुरहानपुर घाटी है, ये जो बुरहानपुर गैप है, यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो भी मैं आपको बताऊंगा ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो सतपुड़ा रेंज है, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार बनता है कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सो सतपुड़ा पर्वत की जो है तो सबसे ऊंची चोटी आप सभी को पता है, तो वह है धूपगढ़ चोटी, और इसकी हाइट भी आपसे पूछी जाती है, 1,350 मीटर इसकी टोटल हाइट है। तो यहाँ से भी हमने कुछ एक क्वेश्चन देख लिए, कुछ एक की फैक्ट हमने यहाँ पर देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, तो निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? अभी थोड़े दिन पहले हमने ज्योग्राफी का सेक्शन डिस्कस किया हुआ था, तो वहां पर मैंने इस क्वेश्चन से संबंधित आपको बहुत से की फैक्ट बताए हुए थे। तो कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो वो हो जाएगी ऑब्वियसली गोदावरी नदी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो गोदावरी नदी है, ये कहाँ से निकलती है, ये देखो आपको पता होना चाहिए। तो यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो गोदावरी नदी है, यह अपना जल कहाँ पर गिराती है? तो ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो 1,465 मीटर इस जो है तो नदी की टोटल लेंथ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी जो कुछ एक सहायक नदियां थी, वो आपसे बहुत बार हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछी गई हैं, जिनमें से कुछ मैं अगर आपको बताऊं, तो एक तो पेन गंगा हो गई, एक इंद्रावती हो गई, और एक प्राणहिता हो गई। तो यह गोदावरी की कुछ एक सहायक नदियां भी आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साल इन इंडिया, तो भारत में साल के उत्पादन में अग्रणी राज्य निम्न में से कौन सा है? तो भारत में साल का उत्पादन कौन सा राज्य सर्वाधिक करता है? तो वो करता है ऑब्वियसली मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कई बार मध्य प्रदेश हो गया और कई बार उड़ीसा हो गया,
तो कई बार टॉप में मध्य प्रदेश प्रदेश आ जाता है और कई बार जो है उड़ीसा आ जाता है, बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग या फिर आंसर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी कुछ एक की पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, आप सभी को पता होना चाहिए कि देवदार के वृक्ष सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह मैंग्रोव मैंग्रोव वनस्पति या फिर मैंग्रोव वन जो है तो सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल में। उसी तरह चंदन के वृक्ष सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं कर्नाटका स्टेट में। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले ही एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया अकर्स इन दी, तो भारत में सबसे बड़ा कोयला रिजर्व कहाँ पर पाया जाता है? क्या यह नर्मदा बेसिन में पाया जाता है, गोदावरी बेसिन में पाया जाता है, दामोदर बेसिन में पाया जाता है, या फिर कावेरी बेसिन में पाया जाता है? अब देखो ये हैं हमीरपुर बोर्ड के क्वेश्चंस। मेरा मेन मकसद यही है इन क्वेश्चंस को लाने का कि आपको पता चल सके कि पहले आपके एग्जाम्स में किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछा करते थे, और आपको भी यहाँ पर एक आइडिया लग जा रहा होगा कि आपसे एक्सपेक्टेड किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा कोयला रिजर्व कहाँ पर पाया जाता है, तो वो पाया जाता है दामोदर बेसिन में। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो दामोदर बेसिन है या फिर दामोदर घाटी है, ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है स्पेसिफिकली आपको ये भी पता होना चाहिए। तो यह कुछ बिहार के एरिया में पाई जाती है, कुछ झारखंड के एरिया में पाई जाती है, और कुछ वेस्ट बंगाल के एरिया में पाई जाती है। यानी कि आपको ध्यान में रखना है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो इनके बॉर्डर पर पाई जाती है दामोदर बेसिन, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से भी आपसे बहुत से क्वेश्चन देखो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे बहुत बार जो है तो हमीरपुर बोर्ड में ही पूछा गया है कि रानीगंज कोयला क्षेत्र, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रानीगंज कोयला क्षेत्र ये कहाँ पर है, ये देखो आपसे पूछा गया था, तो ये कहाँ पर है, तो ये है वेस्ट बंगाल में। उसी तरह से कुछ और भी कोयला क्षेत्र हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें एक इंपॉर्टेंट है झरिया कोयला क्षेत्र, ये कहाँ पर पाया जाता है। और उसी प्रकार आपसे पूछा जाता है बोकारो कोयला क्षेत्र। तो झरिया हो गया, बोकारो हो गया, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं झारखंड स्टेट में। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार कुछ और अगर मैं आपको बताऊं जिनमें एक इंपॉर्टेंट है तलचर, तो तलचर कोयला क्षेत्र ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है उड़ीसा में। ये भी आपको पता चल गया। अब दो ऐसे हैं जिनमें आप कंफ्यूज होते हो। एक आपसे पूछा जाता है सिंगरैनी कोयला क्षेत्र, मैंने आपको क्या बताया, एक आपसे पूछा जाता है सिंगरैनी कोयला क्षेत्र। तो जब भी आपसे सिंगरैनी कोयला क्षेत्र पूछेंगे तो वो हो जाएगा तेलंगाना में, और जब भी आपसे सिंगरौली कोयला क्षेत्र पूछेंगे तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ये कुछ एक बेसिक से फैक्ट होते हैं जो कि हर एक बच्चे को पता होने चाहिए। आपका टीजीटी कमीशन का एग्जाम आ रहा है, तो उनके लिए यह क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट इरिगेटेड स्टेट इन इंडिया, तो निम्न में से कौन सा भारत में न्यूनतम सिंचित वाला राज्य है, तो वो ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यह प्लेन इलाके हैं, बट मिजोरम क्या है, एक प्लेन इलाका है, बिल्कुल नहीं। तो सबसे ज्यादा लिस्ट इरिगेटेड स्टेट कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मिजोरम। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ऑप्शन ए में है यूपी। यूपी की कैपिटल, यूपी की राजधानी क्या है, तो वह है लखनऊ। पंजाब की कैपिटल क्या है, तो वह है चंडीगढ़। हरियाणा की कैपिटल क्या है, तो वह है चंडीगढ़। अच्छा, मिजोरम की कैपिटल क्या है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज, तो भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। आपसे पूछा गया था पूरे के पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में कि मक्के का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है। तो जब भी बात आएगी मक्के की, तो मक्के का सर्वाधिक उत्पादन यूएसए देश करता है। ये फैक्ट देखो आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। द लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश बाई यूनियन कार्बाइड एट, तो यूनियन कार्बाइड के द्वारा स्थापित भारत में सबसे बड़ा पेट्रो रसायन संकुल कौन सा था। तो देखो, इंडियाज लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ कहाँ पर है, तो एक तो है गुजरात के भरूच में, ये पहले आपको ध्यान में रखना है, और एक कहाँ पर है, तो वो है मध्य प्रदेश के भोपाल में। अब आप ऑप्शंस को यहाँ पर देखो, क्या भरूच या फिर भोपाल कहीं ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अब यहाँ पर बात आई थी यूनियन कार्बाइड की। अब देखो यहाँ पर बात आई है यूनियन कार्बाइड की, तो पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि ये जो यूनियन कार्बाइड है, यह एक इंडस्ट्री है, यह एक केमिकल इंडस्ट्री है। अब यहाँ से आपको एक फैक्ट ध्यान में रखना चाहिए, आपको एक माइंड में एक क्वेश्चन बनना चाहिए। यूनियन कार्बाइड से जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो वो इसी कंपनी में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है।
तो यूनियन कार्बाइड की यहाँ पे बात आई है, तो पहले आपको यही पता चल गया कि यह एक केमिकल इंडस्ट्री है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1917 में की गई थी और इसी कंपनी में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और भोपाल गैस त्रासदी ये हुई कब थी? पूरी की पूरी डेट आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये डेट बहुत बार एग्जाम में बनती है। तो 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और किस गैस के रिसाव से यह हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव से यह त्रासदी हुई थी। तो ये भी आपको फैक्ट, कुछ एक फैक्ट ध्यान में रखने हैं, जो कि हमने बहुत बार जो है तो डिस्कस किए हुए हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, नाल्को हैज सेट अप एन इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स इन। तो नाल्को ने एकीकृत एल्यूमिनियम संकुल स्थापित किया है, तो ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो नाल्को है, इसकी फुल फॉर्म देखो आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। और सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि नाल्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो नाल्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। यही आपको ध्यान में रखना है। बाकी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वहां पर जाकर भी हमें फॉलो जरूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आप इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑब्वियसली कौन था? तो वो था विलियम बेंटिक। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित एक सीक्वेंस बनता है, वो सीक्वेंस हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद आपसे पूछा जाता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद आपसे पूछा जाता है, जो कि आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा गया था, कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था विलियम बेंटिक। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? तो वो कौन था? तो वो था कैनिंग। ये देखो सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। दो और पॉइंट यहाँ पर बनते हैं, जो कि हर एक बच्चे को पता होने चाहिए। एक पॉइंट यहाँ पर बनता है, आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो कौन था? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो कौन था? तो वो था सी राजगोपालाचारी। अच्छा, ये जो सी राजगोपालाचारी हैं, यह किन के दामाद थे? ये आपको पता होना चाहिए। तो यह किन के दामाद थे? तो यह महात्मा गांधी के दामाद थे। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द लास्ट मेजर ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। तो किसके समय के दौरान ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम मेजर था? अब ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था द लास्ट मेजर एक्सपेंशन, द लास्ट मेजर एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। यानी कि आपसे पूछा जाना था कि किसके समय ब्रिटिश भारत क्षेत्र का अंतिम बड़ा विस्तार हमको देखने को मिलता है। तो ये आपसे पूछा जाना था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? तो वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि ब्रिटिश भारत क्षेत्र का अंतिम बड़ा विस्तार हमें किसके शासनकाल में देखने को मिलता है? तो वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि इसने एक नीति चलाई हुई थी, जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति, या फिर जिसको हम व्यपगत का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो वो इसने चलाई थी हुई थी। इसके द्वारा इसने बहुत से राज्यों को अपने एरिया में जो है तो मिला लिया था, राज्यों को हड़प लिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का देखो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अब यहाँ पर डलहौजी की बात आई है, तो डलहौजी का देखो शासनकाल आपको पता होना चाहिए। तो 1848 से लेकर के 1856 1856 तक जो है तो इसका शासनकाल था। अब इसने जो है तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति, यानी कि व्यपगत का सिद्धांत चलाया था। तो इसके द्वारा इसने कौन कौन से राज्यों को हड़पा था? तो कुछ एक मैं आपको बताऊंगा, जिनमें सतारा हो गया, जैतपुर हो गया, बघाट हो गया, झांसी हो गया, नागपुर हो गया, अवध हो गया। तो इनको इसने जो है तो अपने राज्य में मिला दिया था या फिर हड़पा था। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। जो हमारी हिस्ट्री की वीडियोस चलाई हुई हैं, हमने लेटेस्ट हिस्ट्री की वीडियोस चलाई हुई हैं, तो वहां पर जाकर के आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल में भी देख सकते हैं कि कब सतारा हो गया, जैतपुर हो गया, बघाट हो गया, इनको जो है तो डलहौजी के द्वारा हड़पा गया था। तो वो हमने लेटेस्ट जो हिस्ट्री वाली वीडियोस चलाई हुई हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी डलहौजी का देखो रियल नेम क्या था? इसका असली नाम भी आपसे बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो इसका रियल नेम था जेम्स एंड्रयू रैमसे। ये देखो नाम आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन शायद सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछा गया था, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
डलहौजी के ही समय हमारे भारत में सबसे पहली बार जो है तो रेल चली थी। कब चली थी? 1853 में चली थी। बॉम्बे से ठाणे के बीच में चली थी। टोटल 34 किलोमीटर चली थी। तो ये कुछ एक फैक्ट हर एक बच्चे को देखो पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। वेयर वाज द थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड इन 1875? तो 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? अब कहाँ पर की गई थी, किसके द्वारा स्थापना की गई थी, वो देखो आपसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो वो ऑब्वियसली कहाँ पर की गई थी? यूएसए में की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यूएसए के किस शहर में की गई थी? तो वो की गई थी न्यूयॉर्क में। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना चाहे तो मैडम ब्लावत्सकी और कर्नल आलकाट के द्वारा की गई थी। ये देखो आपको ध्यान में रखनी है। तो दो नाम मैंने आपको बताए, मैडम ब्लावत्सकी और कर्नल आलकाट। इनसे देखो बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन इनसे बनता है कि ये दोनों भारत कब आए और आकर के इन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया था। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये जो मैडम ब्लावत्सकी थी और कर्नल आलकाट थे, ये दोनों भारत आए थे। कब आए थे? 1882 की यह बात है। यह दोनों भारत आए थे 1882 में। और आकर के इन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया था? तो वो कहाँ पर किया था? मद्रास के निकट अडयार जगह पर जो है तो इन्होंने अपना मुख्यालय स्थापित किया था। ये नाम, ये फैक्ट जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपको बार बार जो है तो रिवाइज करते रहना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, डायरकी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर। तो भारत में द्वैध शासन पहली बार किसके अधीन लाया गया था? तो किसके अधीन लाया गया था? क्या यह मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के अधीन लाया गया था, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के अधीन लाया गया था, साइमन कमीशन प्लान के अंतर्गत लाए गए थे, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर लाए गए थे? तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत में द्वैध शासन पहली बार मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत लाए गए थे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार हैं, ये कब के हैं? तो ये हैं 1919 के। अब यहाँ पर भी कुछ एक बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब ऑप्शन ए में है मॉर्ले मिंटो सुधार, ये कब आए थे? तो ये आए थे 1909 में। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। मॉर्ले मिंटो सुधार आए 1909 में, जबकि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार ये कब आए थे? 1919 में। तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी में है साइमन कमीशन योजना। अच्छा, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने नीचे कमेंट में उनके आंसर मुझे बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत एग्जैक्ट देखो कब आया था? वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि यह कब आया था, तो 1928 में यह भारत आया था। बट एग्जैक्ट डेट देखो आपको मुझे बतानी है कि एग्जैक्ट साइमन कमीशन भारत जो है तो कब आया था। एक तो क्वेश्चन आप मुझे ये नीचे कमेंट करोगे। दूसरा क्वेश्चन, साइमन कमीशन में टोटल मेंबर यानी कि टोटल सदस्य कितने थे, वो आप मुझे नीचे कमेंट करोगे। और तीसरा क्वेश्चन, साइमन कमीशन के चेयरमैन यानी कि इसको लीड कौन कर रहे थे, वो आप मुझे नीचे कमेंट करोगे। बाकी मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको नहीं आता है, गूगल पे जाना है, सर्च करना है, सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि कमेंट करने से आपका ही फायदा है। जो चीज़ आप कमेंट कर लेते हो, सर्च कर लेते हो, वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो। तो मेक श्योर कमेंट जरूर करें। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? तो इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंडियन एसोसिएशन का आपको ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना एक तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी, और एक और नाम आपको ध्यान में रखना है, आनंद मोहन बोस। तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अच्छा, कब की गई थी? डेट्स देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1876 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो ये देखो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। एक देखो आपसे पूछा जाता है HRA के बारे में, और एक आपसे पूछा जाता है HSRA के बारे में। यहाँ पर कुछ एक बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं HRA, जिसको हम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बोलते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना देखो 1924 में की गई थी। ये फैक्ट देखो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी। अच्छा, किसने की थी? तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सान्याल। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। और बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि जो काकोरी रेल कांड हुआ था, तो काकोरी रेल कांड को अंजाम किन के द्वारा दिया गया था? तो वो भी HRA के सदस्यों के द्वारा ही दिया गया था। अभी मैंने आपको क्या बताया, जो काकोरी रेल कांड हुआ था, जिसको अब काकोरी ट्रेन एक्शन बोलते हैं, तो वो कब हुआ था
और किसके द्वारा इसको अंजाम दिया गया था, वो मैंने आपको बताया कि एचआरए के सदस्यों के द्वारा काकोरी रेल कांड करवाया गया था। अब कब करवाया गया था, डेट्स देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो करवाया गया था 9 अगस्त 1925 को। जिस तरह से क्वेश्चंस को देखो मैं लिंक कर रहा हूँ, उसी तरह से क्वेश्चंस को आपको भी लिंक करके चलना है। तो एचआरए हमने देख लिया, अब बात करते हैं एचएसआरए। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसको बोलते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1928 में की गई थी और कुछ एक सदस्यों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिनमें से कुछ एक संस्थापक जैसे कि चंद्रशेखर आजाद हो गए, भगत सिंह हो गए, तो इनके द्वारा एचएसआरए की स्थापना की गई थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, नीचे आप मुझे कमेंट में बताओ कि क्या इन क्वेश्चंस को पढ़कर आपको कुछ हेल्प भी हो रही है या नहीं, वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव तो लग रही हैं या नहीं, क्या इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बता दो। बाकी हाँ, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आप अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।